हेलो एवरीवन। आज हम यूलर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है और कैसे ये डिराइव होता है। ठीक है, हेडिंग है हमारी आज यूलर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यूलर रेसिप्रोकल में क्या है, इसमें हम एक स्टेट फंक्शन ले रहे हैं। माना कि एक स्टेट फंक्शन है जेड जो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। तो हमने क्या लिया, जेड लिया है स्टेट फंक्शन। जेड क्या एक स्टेट फंक्शन है, जेड एक स्टेट फंक्शन है which is depends upon two variables x and y। जेड मेरा एक स्टेट फंक्शन है जो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हमने ये पढ़ा था कि कोई स्टेट फंक्शन होता है जेड, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो जेड मेरा यहाँ पे क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो जेड का मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कर सकता हूँ जेड का। तो जेड का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे होगा, dz इक्वल टू, एक बार x के रिलेटिव में जेड को एक बार x के सापेक्ष रिलेटिव करेंगे, एक बार y के रिलेटिव डिफरेंशिएट करेंगे। तो dz अपॉन dx एट कांस्टेंट y पे, एक बार x के साथ करेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरी बार y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और x को कांस्टेंट रखेंगे। ये आ गया dy। ठीक है, तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। तो z मेरा क्या एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए हमने इसका क्या कर लिया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कर लिया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये टर्म है मेरी, इसको मैंने क्या नाम दिया, एम नाम दिया। ठीक है, और इस टर्म को मैंने क्या नाम दिया, एन। मैंने इस टर्म को एम नाम दिया, इसको एन। अब एम मेरी जो टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पे और एक्स पे। जो मेरी एम टर्म है वो वाई और एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि एम क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, इस पे डिपेंड कर रही है, और ये डीएक्स बाहर आई गया। इसी तरह मैं इसको यहां बोल सकता हूं कि n है जो मेरे किस पे डिपेंड करेगा, y और x पे। तो n क्या हो जाएगा, x और y पे डिपेंड करेगा, और ये बात dy आ गया। ठीक है, तो ये टर्म किसके बराबर है, क्या लिख सकता हूं मैं कि m इक्वल टू dz अपॉन dx कांस्टेंट y। यही तो है ये टर्म मेरी m मैंने किसको बोला, इसी टर्म को तो m बोला है मैंने। इसी तरह मैंने n किसको बोला, इस टर्म को। तो क्या लिख सकता हूं, n इक्वल टू dz अपॉन dy कांस्टेंट x पे। ठीक है, ये टर्म मैंने बोल दिया। अब आप इसमें देखो कि जो m है, ठीक है, जो m ये टर्म है, तो ये एक बार x के साथ तो डिफरेंशिएट हो रखी है। ये m टर्म है, जो स्टेट फंक्शन z है वो x एक बार x के साथ डिफरेंशिएट हो चुका है। अब मैं इसका क्या लेना चाहूंगा, मिक्स्ड डेरिवेटिव। मतलब x के साथ डिफरेंशिएट हो रखा है ये m टर्म, अब मैं इसको क्या करूंगा, y के साथ डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या हो जाएगा, dm अपॉन dy कांस्टेंट x पर, ऐसे तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं। ठीक है, और m टर्म मेरी क्या है, यही तो है, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स तो था ही, y के साथ मैंने डिफरेंशिएट और कर दिया है कांस्टेंट x पे। आ रहा है समझ में कि m टर्म मेरी ये थी। अब मैंने इस पूरे को क्या करा है, एक बार तो ये x के साथ डिफरेंशिएट हो चुका था, तो मैंने इसको एक बार क्या करा है, y के साथ डिफरेंशिएट करा है। तो जो इस पूरी टर्म को मैंने y के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह n जो कि y के साथ डिफरेंशिएट हो रखी है। ठीक है, अब मैं इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा, x के साथ। इसका मैं क्या ले रहा हूं, मिक्स्ड डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, dn अपॉन dx कांस्टेंट y पे। इसका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन dy dx कांस्टेंट y पे। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मिक्स्ड डेरिवेटिव आ गया। अब आप क्या करोगे, इसकी जगह क्या रख दोगे, आप ये चीज रख दो। ठीक है, अब आप देखो क्या हो गया, इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये चीज दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल आ गई। dm अपॉन dy x इक्वल टू dn अपॉन dx कांस्टेंट y पे।
आया समझ में आपको कि जब आपने इन दोनों का डबल डिफरेंशिएट करा, मिक्स डेरिवेटिव करा आपने, तो इनका जो राइट हैंड साइड है दोनों का वो इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, इक्वल है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं, यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन। तो आपने देखा जेड मेरे एक स्टेट फंक्शन था, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था ये, ठीक है। आपने उसका क्या लिया, फिर डिफरेंशिएट करा उसको, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। आपने इस टर्म को एम बोला जो कि एक्स वाई पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसको फिर आप इन दोनों टर्म का आपने क्या करा, फिर इसका मिक्स डेरिवेटिव करा, मतलब डबल डिफरेंशिएट कर दिया। जब ये एक्स के साथ डिफरेंशिएट था तो आपने एक बार इसको क्या करा, वाई के साथ डिफरेंशिएट करा, तो ये टर्म आ गई। फिर इसी तरह एन जो कि y के साथ डिफरेंशिएट हो चुकी थी, अब इसको आपने x के साथ इसका मिक्स डेरिवेटिव लिया, तो ये टर्म आ गई। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन है। सवाल क्या बोलेगा, कोई भी स्टेट फंक्शन है जो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो आप प्रूफ करो कि दोनों एक दूसरे के जो स्टेट फंक्शन है वो क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर कोई स्टेट फंक्शन, कोई क्वांटिटी अगर वो स्टेट फंक्शन है तो उनका ये रिलेशन आएगा एंड में। अगर कोई स्टेट फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो उनके दोनों वेरिएबल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, मतलब वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकता है उसका, वो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टेट फंक्शन किसे बोला था हमने, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, वही तो क्या होते हैं आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार कर लो नोट डाउन। तो आप यहां पे कह सकते हो कि जो जेड है, सिंस जेड क्या है, स्टेट फंक्शन है, मतलब इसमें आप फाइनाइट चेंज करा सकते हो। फाइनाइट चेंज से मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट से इनिशियल टू फाइनल स्टेट में आप जा रहे हो, मतलब ए से बी में जा रहे हो, तो डेल्टा जेड क्या आएगा, आप उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकता है जेड बी माइनस जेड ए, यही तो आएगा, ठीक है। अब दोनों में जो आ रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट का, ये आ गया आपका रिलेशन। अब आप क्या कह रहे हो, ठीक है। ये अगर आप जेड अगर आपका स्टेट फंक्शन हो, आप उसको क्या कर रहे हो, साइक्लिक इंटीग्रल कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है कि जहां से आपने प्रोसेस शुरू करी थी, आपकी एक इनिशियल स्टेट थी, ए से वो बी में गया, वापस बी से ए में आ गया, आपकी एक इनिशियल स्टेट थी। सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ रहा है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है कि कोई भी आप किसी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट फंक्शन का अगर साइक्लिक इंटीग्रल कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ रहा है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मतलब वो एक साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहा है या क्लोज पाथ फॉलो कर रहा है। तो साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, सॉरी, सिस्टम कम्स इट्स इनिशियल स्टेट at the end of process, that means it is closed path, that means it's follow closed path। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, सिस्टम कम्स इन इट्स फाइनल स्टेट, अपनी खुद की फाइनल स्टेट मारा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, दैट मीन्स इट्स फॉलो द क्लोज पाथ, ठीक है। तो किसी भी स्टेट फंक्शन का, क्योंकि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हो, वापस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इनिशियल स्टेट पे आ रहे हो, तो उसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा या जो उसका साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये क्या बात कहना चाह रहा है कि जो भी स्टेट फंक्शन है, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहे हैं,
इसका मतलब क्या है, वो अपनी इनिशियल स्टेट से वापस, वो अपनी इनिशियल से फाइनल में गए, बी से सी बना, ए से बी स्टेट में गया, बी से सी में गया, लेकिन सी से वापस अगर वो ए में आ रहा है तो उसने क्या करा, ए से शुरू होकर वापस ए पर आया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक पाथ बोल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोल रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब नहीं है कि वो ए से शुरू होकर वापस ए पे ही आ गया। साइक्लिक प्रोसेस या स्मूथ पाथ का मतलब ये है कि उस पाथ के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान उसकी स्टेट में चेंज आना जरूरी है। समझे आप चीज को, कि ए T1 था टेम्परेचर ए पर, बी पर क्या हुआ T2 हुआ, सी पे वापस क्या हुआ T3, लेकिन जब वो सी से वापस ए आ रहा है तो वापस उसका टेम्परेचर क्या आ गया, T1 आ जाना चाहिए। तभी हम उसको बोलेंगे कि वो थ्रू आउट द प्रोसेस उसने अपनी स्टेट चेंज करी, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो वापस वो अपने इनिशियल स्टेट में आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। साइक्लिक प्रोसेस को आप ऐसा समझ सकते हो कि आप भाई घर से कहां गए, कॉलेज गए, ठीक है, कॉलेज से वापस आप कहां जा रहे हो, मार्केट, लेकिन एट द एंड ऑफ द शाम को वापस कहां होंगे, घर ही तो आओगे। तो घर आपकी क्या थी, एक इनिशियल स्टेट थी, जहां से आप कॉलेज गए, कॉलेज से मार्केट गए, फिर 2-3 जगह और गए होंगे, जहां पे आपकी क्या स्टेट चेंज होती गई। कॉलेज से, घर से कॉलेज आए तो वहां आपकी स्टेट चेंज होगी, भाई कॉलेज आ गए, कॉलेज से मार्केट आए वहां पे आपकी स्टेट चेंज होगी, बट वापस शाम को तो आप घर ही जाओगे, तो घर आपकी क्या इनिशियल स्टेट थी। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने अपनी अलग अलग जगह जाके अपनी स्टेट चेंज करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द आप कहां पर आए हो, घर पर ही तो आए हो, तो वो आपकी क्या थी, इनिशियल स्टेट थी। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर निकले और घर के चारों तो चक्कर निकाल के वापस घर पर ही आ गए, तो आप उसको साइक्लिक प्रोसेस नहीं बोलोगे। ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक पाथ, आपकी स्टेट में चेंज आना जरूरी है, और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको वापस आप इनिशियल स्टेट में आ रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो आपका साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो कोई भी स्टेट फंक्शन है, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कोई भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, हमेशा 0। तो आपको पता है कि Q और W को छोड़ के, हीट और वर्क को छोड़ के, ये दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन है। ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। तो जो यूलर रेसिप्रोकल है वो हमेशा किस पे लगता है, एप्लीकेबल टू ओनली स्टेट फंक्शन। यूलर रेसिप्रोकल ओनली एप्लीकेबल टू स्टेट फंक्शन। यहां लिख सकते हैं कि यूलर रेसिप्रोकल इट इज ओनली एप्लीकेबल टू, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टेट फंक्शन। ये ओनली स्टेट फंक्शन पर ही एप्लीकेबल होगा यूलर रेसिप्रोकल, सिर्फ स्टेट फंक्शन पे एप्लीकेबल होगा। मतलब जितने भी स्टेट फंक्शन है मेरा, उनका अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रल करूं उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो पाथ फंक्शन मेरे कौन है, Q और W, हीट और वर्क ही तो है। तो पाथ फंक्शन का कभी भी क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उनका अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे तो वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क कभी भी 0 नहीं आएंगे। आप कोई साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहे हो, तो उसका वर्क और हीट कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। पाथ फंक्शन क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं ना कि स्टेट पे। तो पाथ फंक्शन का इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते। तो आप साइक्लिक प्रोसेस में अगर वापस अपने इनिशियल स्टेट पर आ रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ काम करा ही है। आप भाई घर से निकल के कॉलेज वगैरह आके आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो काम करके ही तो लौट रहे हो अपने इनिशियल स्टेट पे। तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे मैंने कोई काम ही नहीं करा है। तो साइक्लिक प्रोसेस में कोई ना कोई काम होगा, मतलब वर्क का साइक्लिक इंटीग्रल करोगे तो वो नॉन जीरो आएगा, और वर्क और हीट तो क्या चलते बराबर चलते हैं, तो दोनों क्या आएंगे, नॉन जीरो आएंगे। तो सवाल पूछा गया एग्जाम में कि किसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल, विच वन ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द, आप एक बार लिख लो फिर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो यूलर रेसिप्रोकल ओनली स्टेट फंक्शन पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो उनका एट द एंड ऑफ द साइक्लिक पाथ उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप T1 से स्टार्ट होके T2 T3 तक गए, वापस T1 पर ही आए, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो आपको एक ये पॉइंट लिख लेना है कि जो Q और हीट और वर्क के वो क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। तो उनका क्या होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो उनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा हीट और वर्क का वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा।
ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आराम से लिखना चाहो तो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो तो आएगा। इसको अगर आप प्रोसेस से समझाना चाहो, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस ए आए, ठीक है। कोई भी स्टेट फंक्शन ले लो आप यहाँ पे, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या स्टेट फंक्शन ही तो है। तो अगर आप ए से स्टार्ट हुए तो इनकी ये वैल्यू थी, वापस बी पर आए तो इनकी वैल्यू चेंज हो गई, T1 मतलब T2, E2, H2, P2। सी पर आए तो वापस चेंज हो गई, T3, E3, H3, P3। लेकिन जब वापस वो ए में आ रहा है तो वापस अपनी कहां आ गया? इनिशियल स्टेट में आ गया वो, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे? साइक्लिक पाथ। तो आप देखोगे कि जब वो आपकी इनिशियल स्टेट यही थी, वापस आप घूमकर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर ही आ गए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? T1 माइनस T1 ही तो होगा भाई। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इनिशियल स्टेट यही थी, वापस घूमकर वापस यहीं पर आ गया, यही तो इसकी फाइनल स्टेट बन गई। तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं अगर वो साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहे हैं, उनका साइक्लिक इंटीग्रल फॉलो कर रहा है, मतलब इनिशियल स्टेट से शुरू होके वापस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इनिशियल स्टेट पर आ रहा है, तो उसके जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उनका जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? जीरो। तो साइक्लिक पाथ में, साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन में चेंज क्या आएगा आपका? जीरो। क्योंकि आप जहां से शुरू हुए हो वापस एंड में वहीं पर आ रहे हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी क्या हो गई? सेम हो गई। तो जो स्टेट फंक्शन में चेंज क्या आ गया? जीरो आ गया। लेकिन Q और W वो तो किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे, डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। तो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए W नॉन जीरो होगा और हीट भी नॉन जीरो होगी। मतलब ये जो पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन नॉट फॉलो यूलर रेसिप्रोकल। पाथ फंक्शन होते हैं वो आपका यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो नहीं करते हैं। बस ये दो चीजें तो ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको सवाल पूछे कि विच वन ऑफ द इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, आपको ऑप्शन क्या दे देगा? विच वन इज नॉट करेक्ट, ऐसे लिख दो, विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। अब विच वन इज नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है? साइक्लिक इंटीग्रल को बता रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस है वो आपका साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उनका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। तो नॉट करेक्ट कौन सा हो गया? वर्क। क्योंकि वर्क क्या होता है? वो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर नॉन जीरो होता है, जीरो हो ही नहीं सकता। तो बाकी तो सब करेक्ट हो गए, तो नॉन करेक्ट कौन हो गया? वर्क। के वर्क और हीट का आप साइक्लिक इंटीग्रल करोगे तो उसका रिजल्ट आपका नॉन जीरो आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो जीरो नहीं आएगा। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं नेट, JRF में और गेट में पूछे गए, IIT जैम में भी आते हैं, और आरपीएससी में इस तरह के सिंपल सवाल तो पूछ ही सकता है वो आराम से। तो ये था यूलर रेसिप्रोकल के बारे में। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं क्या है और कैसे करना होता है, ठीक है। तो यूलर रेसिप्रोकल से हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी जो फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन है या उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास एक सवाल है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम एक फंक्शन है टेम्परेचर प्रेशर का फॉर आइडियल गैस के लिए। तो आपको बताना है कि डीवी एक एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। वॉल्यूम क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर प्रेशर के फंक्शन है वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करें, डीवी अपॉन इक्वल टू फंक्शन ऑफ, डीवी क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आएगा? डीटी प्लस डीवी अपॉन डीपी इट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर और विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, यही तो हम कर रहे हैं।
अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही तो है। यहां से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एनआरटी बाय पी, मोल मेरे यहां पे क्या है 1 मोल, ठीक है। तो यहां पे डीवी बाय डीटी क्या आएगा, अगर डीवी बाय डीटी में कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम की जगह क्या रखना है, ये आरटी बाय पी रखूं क्योंकि मोल तो एक है मेरे, तो आरटी बाय पी का क्या हो रहा है, डी अपॉन डीवी, यही तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, डी अपॉन डीटी, ठीक है। तो आर और पी तो बाहर आ जाएंगे, ये अंदर क्या आ जाएगा, आर और पी, टेम्परेचर के एस्पेक्ट में ये करोगे आप, क्या 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आर बाय पी, ओके। क्या आपने क्या करा, वॉल्यूम की जगह क्या रख दिया, आर टी बाय पी, और टेम्परेचर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, आर बाय पी बचा है। इसी तरह आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा, डीवी अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वॉल्यूम की जगह क्या रखोगे आप, वही आर टी अपॉन पी, यही तो रखोगे। अब ये क्या आएगा, अगर आर टी को आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, डी अपॉन डीपी अपॉन 1 अपॉन पी, यही तो बचेगा अंदर। अगर आर टी को आप बाहर ले लोगे क्योंकि प्रेशर टर्म डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी डीपी डी अपॉन डीपी अपॉन पी आता है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, -1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, जब डी बाय, अगर यहाँ पे क्या ले लू मैं, डिफरेंशियल की फॉर्मूला बन गया, डी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स होता है, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का कुछ डिफरेंशियल मिले, डी बाय डी एक्स इंटू 1 बाय एक्स, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का आर टी अपॉन पी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डीवी बाय डीटी की जगह क्या रखता हूं, आर बाय पी डीटी, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस का ये आर टी अपॉन पी स्क्वायर और ये डीपी। अब आपको पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो आप इसको बोलोगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है वो एक बार किसके साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, प्रेशर के साथ, और ये टेम्परेचर के साथ। इसको ही तो अपन ने एम बोला था, इसको एन बोला था। तो जो एम टर्म है वो प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, ठीक है। तो हम इसको मैं प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, आर अपॉन पी अपॉन आर बाय पी अपॉन क्या आएगा, डीपी, यही तो आएगा, ठीक है। और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, आर टी, अब टेम्परेचर के साथ हो रखा है, अब प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट हो चुका है, टेम्परेचर के साथ करूंगा, पी स्क्वायर माइनस dt, यही तो होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे डेल आर अपॉन डीपी, और ये क्या आ गया पी टेम्परेचर पे, और यहां पे क्या आ जाएगा, डेल आर टी अपॉन डी टी पी स्क्वायर माइनस का डी टी, और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेल्टा टी। यहां पे क्या है, डेल अपॉन डेल पी का, इसके साथ डिफरेंशिएट क्या था, -1 बाय पी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहां पे आपका आर अपॉन पी स्क्वायर, यहां पे भी क्या बचा, आर अपॉन पी स्क्वायर बचा, माइनस का आर अपॉन पी स्क्वायर। तो आपने से देखा कि दोनों टर्म एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल, मतलब कि वॉल्यूम आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रूव करा, ये कैसे प्रूव करा, आपको समझ में आ गया कि आपने क्या करा, ये दोनों टर्म बराबर है, बराबर होगी तभी तो आप बोलोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसको हमने एम बोला था, ये आपकी क्या एन टर्म है, ये आपकी एम टर्म है, और ये आपकी एन टर्म है। जो एम टर्म है वो एक बार प्रेशर के साथ जो डिफरेंस टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो इसको हमने प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर। और ये जो टर्म है एन, एक बार प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो हमने इसको किसके साथ करा, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। टेम्परेचर का डिफरेंशिएट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, आर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे जब हमने डिफरेंशिएट करा तो डेल अपॉन डेल पी इंटू 1 बाय पी किसके बराबर होता है, -1 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस आर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यूलर रेसिप्रोकल की हेल्प से ये प्रूव करा कि वॉल्यूम एक आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यूलर रेसिप्रोकल से हम बता सकते हैं कि कोई भी जो क्वांटिटी है, कोई भी
जो प्रॉपर्टी है वो आपकी स्टेट फंक्शन है या नहीं है, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल है या नहीं है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये प्रूव करा कि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, तो वो एक क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो हमने ये चीजें बोली कि हीट और वर्क इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, तो उन पर यूलर रेसिप्रोकल अप्लाई नहीं होता है, पाथ फंक्शन पर यूलर रेसिप्रोकल एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये सवाल है कि आइडल गैस के लिए वर्क एक डिफरेंशियल, वर्क का डिफरेंशियल क्या है, dw इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो ये हमको प्रूव करना है। तो हमें ये पता है कि वर्क क्या होता है, w क्या होता है, pdv। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें पता है क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम। तो हमने इसको क्या प्रूव करा था, dv इक्वल टू क्या था, dv अपॉन dt कांस्टेंट प्रेशर पर प्लस dv अपॉन dp कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, ये हम पिछले वाले सवाल में कर चुके हैं कि यहाँ पे डेल वी अपॉन dv अपॉन dt की जगह क्या आ रहा था हमारे, r अपॉन p कांस्टेंट प्रेशर पे dt प्लस यहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस का r अपॉन rt अपॉन पी स्क्वायर, यही तो आया था। ठीक है, अब ये आपकी क्या वैल्यू आई थी, dv तो आया था ये। ओके, अब इस dv की वैल्यू को आप क्या करोगे, यहां रखोगे। ये dv की पूरी वैल्यू क्या हो रही है, p से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपका w क्या आएगा, p को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, r p अपॉन ये dt, ये माइनस आ जाएगा आगे, आर टी अपॉन पी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किससे है, p से, क्या आ गया, dp। ठीक है, अब देखो p से p एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक क्या बचेगा यहाँ पे, r अपॉन dt, r अपॉन dt सॉरी r इंटू dt, r इंटू dt माइनस यहाँ का क्या बचेगा, आर टी अपॉन पी, और यहाँ क्या बच गया, dp, यही तो बचा। ठीक है, ये आपका क्या है, w, ये आपका क्या आ गया, w आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, अगर अकॉर्डिंग टू यूलर रेसिप्रोकल, यूलर रेसिप्रोकल क्या कह रहा है, अगर w आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। जब ये दूसरे के बराबर का, अभी ये क्या थी आपकी m टर्म हो गई, जो m टर्म है वो आपकी क्या हो चुकी है, प्रेशर के साथ तो डिफरेंशिएट हो चुकी है, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, इसको मैं क्या करूंगा, प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा, r डेल r अपॉन डेल p कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो डिफरेंशिएट हो चुकी है, प्रेशर के साथ करूंगा। और यूलर रेसिप्रोकल क्या कह रहा है कि ये टर्म है जो आपकी इसके साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो इसको मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करूंगा। सॉरी, एक बार इसको यहां पे कर लेते हैं। ये क्या था, आरटी अपॉन पी, आरटी अपॉन पी किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम के बराबर। भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो है, तो यहां से वॉल्यूम क्या आएगा, आरटी बाई पी, तो आरटी बाई पी की जगह क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, W बराबर ये आर डी टी माइनस आर टी बाई पी की जगह लिख सकता हूं वी डी पी। अब यूलर रेसिप्रोकल क्या कह रहा है कि ये दोनों टर्म बराबर होगी, तभी तो आपको यहाँ फॉलो होगा यूलर रेसिप्रोकल। तो ये एक बार टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट हो चुका है, जिसको एक बार मैंने प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू वॉल्यूम और डीपी, ये एक बार डीपी के साथ डिफरेंशिएट हो चुका है, तो उसको मैं टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, ये आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप देखो ये दोनों टर्म इक्वल आ ही नहीं रही है। आप आर क्या है मेरे, कांस्टेंट है, आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डी आर अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि आर क्या है मेरे कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज जीरो हो गई, तो ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर ही तो आया। हेंस डीवी अपॉन डीटी डेल वी अपॉन dt क्या आ गया, जीरो। अब आपको सोचो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम में चेंज जीरो आता है क्या कभी। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि आइसोबारिक प्रोसेस में अगर आप वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो, मतलब या तो आप एक्सपांशन करोगे या कंप्रेशन करोगे, तो टेम्परेचर में भी तो चेंज आएगा।
ये टर्म क्या कह रही है कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर टेम्परेचर में चेंज करूं या वॉल्यूम में चेंज करूं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ये तो गलत बात हुई ना कि आइसोबारिक प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपांशन कराओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप एक्सपांशन करा रहे हो तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सपांशन करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, 0 थोड़ी ना आएगा। कि आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज कराने पे टेम्परेचर भी चेंज होगा, वो रिजल्ट उसका 0 थोड़ी ना आता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो W है आपका वर्क डिफरेंशियल, वो आपका क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो dW क्या है आपका, एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हमने ये प्रूव कर दिया कि dW आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता तो ये दोनों टर्म आपकी क्या नहीं चाहिए थी, बराबर, ना कि 0। क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल में जो दोनों प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या आ रही है, वर्क किस पे डिपेंड कर रहा था आपका, टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, 0, जो कि गलत हो गया। तो W आपका क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर पूछे थियोरेटिकली कि भाई W आपका एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो आप कैसे प्रूव करोगे, तो आप यूलर रेसिप्रोकल से प्रूव करोगे। आपको कोई बोले कि ये जो प्रॉपर्टी एक स्टेट फंक्शन है, एनर्जी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, तो आप कैसे प्रूव करोगे, यूलर रेसिप्रोकल से आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो हमने यहाँ देख लिया कि यूलर जो रेसिप्रोकल है वो ओनली स्टेट फंक्शन पे एप्लीकेबल होगा, पाथ फंक्शन पर यूलर रेसिप्रोकल फॉलो नहीं करेगा। जो यूलर रेसिप्रोकल स्टेट फंक्शन पे फॉलो करेगा मतलब आप उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कर सकते हो, पाथ फंक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो क्या एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूलर रेसिप्रोकल होता क्या है, कैसे इसमें अपन प्रूव कर सकते हैं कि कोई किसी भी प्रॉपर्टी को कि वो स्टेट फंक्शन है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।